नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूपीपीसीएस प्री फुल लेंथ टेस्ट नंबर 3 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज के अपने इस वीडियो में हम वापस से 150 प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आने वाली यूपीपीसीएस प्री की परीक्षा के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। पहले प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर देखिए। निम्नलिखित में से सबसे उत्तरी वन्यजीव अभ्यारण्य का चयन करना है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि नंदिनी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो जम्मू और कश्मीर में है, इसलिए ये सबसे उत्तरी वन्यजीव अभ्यारण्य है। बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं कहां पर है। मयूर द्वीप वन्यजीव अभ्यारण्य अंडमान में, पिट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य लक्षद्वीप में और फुदम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, दादर और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव में ये अवस्थित है। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाथी जनगणना 2017 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में हाथियों की जनसंख्या सबसे कम पूछ रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मिजोरम में सबसे कम है। आइए देखते हैं कि बाकियों में कितने हाथियों की संख्या है, यानी कि नागालैंड में कितनी है 446, जबकि मिजोरम में 7 है और मणिपुर में 9 और त्रिपुरा में कितनी है 102। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में पाए जाते हैं। यहाँ पर तो पूर्वोत्तर राज्यों की बात करता है, मैं आपसे ऑल ओवर पूरे भारत की बात कर रही हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने कुल राष्ट्रीय उद्यान हैं। और राष्ट्रीय वन्यजीव डेटाबेस दिसंबर 2021 के आंकड़ों के अनुसार कुल मौजूदा राष्ट्रीय उद्यानों का क्षेत्रफल देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि भारत में कितने नेशनल पार्क हैं 106, यानी कि 106। और ये भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत कवर करते हैं नेशनल पार्क्स, कितना है इसमें 1.35% ये कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल सबसे कम है। तो किसका सबसे कम है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि सतपुरा का। देख लेते हैं कहां कहां पर अवस्थित है। जैसे नागार्जुन श्रीशैल जो है वो आंध्र प्रदेश में है, इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में, सतपुरा है हमारा एमपी में और मेलघाट कहां पर है महाराष्ट्र में। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थल को अगस्त 2021 में भारत में रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया था। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि हैदरपुर जो आर्द्र भूमि है वो इसमें करेक्ट आंसर कह रहा है। देखते हैं हैदरपुर आर्द्र भूमि कहां पर है, ये यूपी में है। बाकी के देख लेते हैं। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, गुरुग्राम हरियाणा में। थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य अहमदाबाद में है। ठीक है, बाकी आप समझ गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अगस्त के महीने में मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नुआखाई जो है वो त्योहार कब मनाया जाता है, अगस्त के महीने में। बाकी के देख लेते हैं। फेस्टिवल्स को इस मंथ में मनाए जाते हैं, जैसे भोगाली बिहू जनवरी में, गुड़ी पड़वा मार्च में मनाया जाता है। अभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये तीनों त्योहार जो है वो किन किन राज्यों में मनाए जाते हैं। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। पारंपरिक थिएटर फॉर्म भावना निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में लोकप्रिय है। दूसरा कथन क्या कह रहा है इसमें, पारंपरिक थिएटर फॉर्म थिरुकुथु निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य में लोकप्रिय है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि भावना निम्नलिखित में से उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि असम में लोकप्रिय है। वहीं दक्षिण, यहाँ पर क्या कह रहा है, पारंपरिक थिएटर फॉर्म जो थिरुकुथु है वो किस दक्षिण राज्य की बात कर रहा है, तमिलनाडु में ये लोकप्रिय है। अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करिए। सत्रिया उत्तर पूर्वी राज्य असम का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा क्या कह रहा है, मोहिनी अट्टम तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। तीसरा क्या कह रहा है, कथकली केरल राज्य का एक प्रसिद्ध जो है क्लासिकल डांस है। बाकी फोर्थ क्या कह रहा है, ऑप्शन डी क्या है, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है। इसमें से हमें गलत विकल्प चयन करना है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि मोहिनी अट्टम जो है वो तमिलनाडु का जो क्लासिकल डांस है वो नहीं है। किसका है, ये केरल का, यानी कि मोहिनी अट्टम केरल का क्लासिकल डांस है। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। विलियम गिलबर्ट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप का इन्होंने आविष्कार किया था। बाकी के जो दिए गए स्टेटमेंट्स उसमें देखिए किसने किसका आविष्कार किया है। जैसे क्लोरोफॉर्म का किसने किया है? एस जेम्स यंग ने। रक्त का परिसंचरण का विलियम हार्वे ने। और सेल्यूलाइट का किसने किया है? अलेक्जेंडर पार्क्स ने। आगे बढ़ते हैं। क्या तांबा का प्रयोग मिश्र धातु वुड्स मेटल बनाने में किया जाता है? दूसरा है, मिश्र धातु जो है वुड्स मेटल के निर्माण में निम्नलिखित में से किस धातु की सर्वाधिक भागीदारी इसमें होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए कैसे, क्या तांबा प्रयोग मिश्र धातु वुड्स मेटल बनाने में किया जाता है? नहीं किया जाता है। अब इसमें क्या कह रहा है? दूसरा, मिश्र धातु वुड्स मेटल के निर्माण में किस धातु की सर्वाधिक भागीदारी होती है? तो इसमें विस्मित की सर्वाधिक भागीदारी होती है। अब देख लेते हैं जो ये वुड्स मेटल है इसमें किस किस मिश्र धातु की भागीदारी होती है। जैसे विस्मित की होती है 50%, लेड की होती है 25%, टिन की 12.5%, कैडमियम की 12.5% ही होती है। अगले प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से विषम विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आसन जो वैराज पक्षी अभ्यारण्य है, आसन वैराज पक्षी अभ्यारण्य, वो हमारा उत्तराखंड में है। बाकी के देख लेते हैं कहां पर है और ये क्यों विषम है। ये सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, पटना पक्षी अभ्यारण्य और सैंडी पक्षी अभ्यारण्य जो है ये सारे ही तीनों यूपी में है, जबकि आसन वैराज पक्षी अभ्यारण्य यूके में है, इसीलिए विषम है। अगले प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर देखिए। एक तरफ मूल राज्य और दूसरी तरफ लोक नृत्य दिए गए, पूछ रहे सही विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि गोवा के सामने जो ये लोक नृत्य लिखा है तरंग मेल, ये इसका करेक्ट है। बाकी के देखते हैं कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से लोक नृत्य फेमस है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का गौर मारिया, और हरियाणा का कौन सा फेमस है? गुग्गा, और हिमाचल प्रदेश का फोक डांस का नाम क्या है? छपेली। आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा कितने दक्षिण अमेरिकी देशों से होकर गुजरती है? क्या भूमध्य रेखा एशियाई देश वियतनाम से होकर गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि भूमध्य रेखा 3 दक्षिणी अमेरिकी देशों से होकर गुजरती है और वहीं भूमध्य रेखा वियतनाम से होकर नहीं गुजरती है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कौन से महाद्वीप हैं जिनसे ये तीनों रेखाएं, कि कौन सी रेखाएं? कर्क, मकर और विषुवत जो तीनों रेखाएं हैं वो होकर गुजरती हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि फिलीपींस से जो मकर रेखा है वो नहीं गुजरती है। अब इसमें देख लेते हैं किस किस देश से ये मकर रेखा गुजरती है। जैसे दक्षिण अमेरिकी देशों में अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे से, वहीं अफ्रीकी देशों में नामीबिया और बोत्सवाना से, और दक्षिणी अफ्रीकी देशों में कहां पर? मोजाम्बिक और मेडागास्कर से, और ऑस्ट्रेलिया से भी ये रेखा होकर गुजरती है। आगे देखिए। पश्चिम बंगाल निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि म्यांमार के साथ ये सीमा साझा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है और इसमें से गलत ऑप्शन कौन सा? यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि मिजोरम कचारी जनजाति जो है वो मिजोरम में ना होकर कहां पर है? नागालैंड में पाई जाती है। ठीक है, ये जनजातियों से ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग्स में पूछे जाते रहे हैं, तो इनको ध्यान देते रहिएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी केवल 2 देशों से होकर बहती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि इरावती नदी जो है वो चीन और म्यांमार से होकर बहती है। ठीक है, उसके बाद जो और नदियां दी गई उनको देख लेते हो किस किस देशों से होकर गुजरती है। जैसे कि गंगा नदी भारत, बांग्लादेश और नेपाल से, नीपर नदी रूस, बेलारूस और यूक्रेन से, और साल्वीन नदी कहां से होकर बहती है? चीन, म्यांमार और थाईलैंड से। नदियों से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये दिखने में इतने आसान होते हैं, लेकिन और यदि आपने इसको नहीं सही से पढ़ा है तो ऐसे ही प्रश्नों को करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो मैप पर ये नदियों को भी देखते रहिएगा साथ में। निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, यानी कि मोजाम्बिक धारा जो है वो हिंद महासागर से होकर ही बहती है। बाकी की गलत क्यों है? देखिए जो ब्राजीलियन धारा है ना वो हिंद महासागर से नहीं होकर बहती है, बल्कि ये दक्षिण अटलांटिक से होकर बहती है। वहीं कुरोशियो जो धारा है वो कहां से बहती है? प्रशांत महासागर से होकर बहती है। और गल्फ स्ट्रीम हिंद महासागर से ना होकर कहां से? उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर ये बहती है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ देश का नाम है और दूसरी तरफ उसकी मुद्रा यानी कि करेंसी दी गई है, इसलिए इसमें सही विकल्प क्या है? बुल्गारिया का जो मुद्रा है वो लेव है। बाकी का देखते हैं क्या है। अल्बानिया की जो करेंसी उसे क्या कहते हैं? लेक कहते हैं। इरिट्रिया की करेंसी को नकफा और जॉर्जिया की करेंसी को क्या कहते हैं? लॉरी। तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा मनाली और लेह को जोड़ता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि वारा लाचा ला दर्रा जो है वो मनाली और लेह को जोड़ता है। बाकी की दर्रा किसको जोड़ते हैं? देखिए चौंगला दर्रा जो है वो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। वहीं लानकला दर्रा लद्दाख और ल्हासा को जोड़ता है, और इमिसला दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है? लद्दाख और तिब्बत को।
आगे बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि 28 जुलाई को। आगे देखते हैं 9 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय विरोधी दिवस। और 12 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस। वहीं 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। अब आप ये बताइएगा, आपके लिए होमवर्क है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस है इसकी इस बार थीम क्या रही थी? तो बताएंगे आप इसे कमेंट बॉक्स में। आइए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय स्टेट बैंक के साथ 7 यानी कि 7 सहयोगी बैंकों के विलय से संबंधित है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मैकेंजी रिपोर्ट जो है वो इससे संबंधित है। अपनी बाकी की जो समितियां दी गई है, कमेटीज, उनको भी देख लेते हैं जो रिपोर्ट दी गई है। जैसे अभिजीत सेन समिति किससे संबंधित है? लंबी अवधि में खाद्य नीति तैयार करना। और जो खुसरो समिति है इसकी, वो किससे संबंधित है? कृषि ऋण प्रणाली से। और तारापुर समिति किससे संबंधित है? पूंजी खाता परिवर्तनीयता से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखिए अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है वो बी है, यानी कि केवल जो 2 कथन है वो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि देखिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली रिपोर्ट जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक इसको जारी करता है। बाकी के कथन एकदम करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन जो है वो वियना में नहीं है बल्कि कहां पर है? मॉन्ट्रियल यानी कि कनाडा में है। बाकी के ऑप्शंस करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यानी कि राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम जो है 1987 इज द करेक्ट आंसर। बाकी देखते हैं जो दिए गए हैं उपयुक्त वो गलत है ना, तो उनका सही ईयर देख लेते हैं क्या क्या है। जैसे भारतीय निर्यात आयात बैंक अधिनियम 1981 में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में। वहीं चिटफंड अधिनियम कब आया था? 1982 में आया था। तो इस प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले शीर्ष 2 जिलों का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इनमें से कोई ऐसे जिले नहीं जो शीर्ष 2 जिले हों। देखिए लेकिन टॉप 5 में हमारे यही 5 जिले आएंगे। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात जो यूपी में है वो कहां पर है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जिला 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाले शीर्ष 3 जिलों में नहीं आता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि बदायूं इसमें नहीं आता है। अब देखिए न्यूनतम साक्षरता दर वाले जो शीर्ष 5 जिले हैं, ये तो बात हो गई 3 जिलों की। अब हमें 5 जिले भी तो देखने होंगे ना। तो क्या है? न्यूनतम साक्षरता दर वाले शीर्ष 5 जिले श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले तीसरे जिले का चयन करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि बदायूं में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले शीर्ष 3 जिले कौन कौन से हैं? यहाँ पर लिख देती हूँ बागपत, ठीक है। इसके बाद आएगा हमारा कन्नौज, फिर कौन सा है तीसरा? बदायूं। वो आपके सामने दिया ही गया है, अब आप समझ गए होंगे। आगे चलिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किन पूर्वोत्तर राज्यों में कोई अनुसूचित जाति नहीं पाई जाती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 1 और 2 अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस स्थल को वर्ष 2020 में यूनेस्को सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अधिसूचित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि जयपुर शहर को। अब बाकी का देख लेते हैं कि धौलावीरा को 2021 में, वहीं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर को कब किया गया था? 2017 में। फिर नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल को कब किया गया था, जो कि बिहार में है, ये 2016 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो इसमें कौन सा विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? वो है ऑप्शन सी यानी कि फाइटोनेडियोन। आप समझ गए हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि मैग्नीशियम जो है वो ओनली 4% ही इसमें पाया जाता है। बाकी के देख लेते हैं उसकी मात्रा कितनी है तत्वों की। सिलिकॉन कितना पाया जाता है? 28%। वहीं एल्यूमिनियम 8% और लोहा यहाँ पर 5% ही पाया जाता है। जबकि ऑक्सीजन की इसमें सर्वाधिक मात्रा होती है। कितनी होती है ऑक्सीजन की? हमारी 47 होती है। कितनी होती है ऑक्सीजन की? 47। इस प्रश्न के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रेपोनिमा पैलिडियम जीवाणु के कारण होता है? यहाँ पर पूछ रहे हैं मानव में ऐसा कौन सा रोग है जो ट्रेपोनिमा पैलिडियम जीवाणु के कारण होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि सिफिलिस जो रोग है वो ट्रेपोनिमा पैलिडियम जीवाणु के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया जो डिसीज है वो होता है, वो किसके कारण होता है? ऑप्शन डी यानी कि साइनोकोबालामिन। किसके कारण होता है? साइनोकोबालामिन के कारण। बाकी के देख लेते हैं किस किस विटामिन की कमी से ये जो रोग होते हैं। वो थायमिन होता है हमारा विटामिन बी यानी कि बेरी, राइबोफ्लेविन होता है हमारा B2 यानी कि मंद वृद्धि, और कैल्सीफेरॉल हमारा विटामिन डी के कारण से होता है जिसे रिकेट्स बोलते हैं। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का चयन करना है। देखिए क्या है ये स्टेटमेंट, इससे स्वाद, गंध और भूख में कमी आती है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली और विकास दर के कार्य को कम कर सकता है। तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए यानी कि जिंक की कमी के कारण ये सब चीजें होती हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए क्या है, पहला बोरॉन, निकेल, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम को मैक्रो मिनरल्स के रूप में जाना जाता है। वहीं दूसरा क्या है, फास्फोरस, सोडियम, सेलेनियम और सिलिकॉन को माइक्रो मिनरल्स के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि दोनों ही कथन हमारे गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है। यहाँ पर मैक्रो मिनरल्स के रूप में नहीं बल्कि फास्फोरस, सोडियम, सेलेनियम और सिलिकॉन के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ पर क्या है, ये इसको माइक्रो मिनरल्स के रूप में नहीं बल्कि बोरॉन, निकेल, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम के रूप में इसको जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य फास्फोरस का नहीं है? मतलब पौधे में ऐसा कौन से कार्य जो फास्फोरस का नहीं होते हैं? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए यानी कि श्वसन। अब देख लेते हैं इसमें फास्फोरस के जो पौधे में फास्फोरस के कौन कौन से कार्य होते हैं। देखिए कोशिकाओं का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण, वसा और कार्बोहाइड्रेट। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलाए जाने पर लाल रंग की ज्वाला देता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि लिथियम आयन जो है वो लाल रंग की ज्वाला देता है। बाकी के देख लेते हैं क्या है। जैसे कैल्शियम आयन कौन सा रंग की ज्वाला देता है? नारंगी, यहाँ लिखती जाती हूँ मैं इसको। और आर्सेनिक आयन नीला। बाकी मोलिब्डेनम आयन पीला और हरा। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक कांच के साथ मिश्रित किए जाने पर कांच को नीला बैंगनी रंग देता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि कोबाल्ट ऑक्साइड। बाकी देख लीजिए क्या है। कैडमियम सल्फाइड कौन सा रंग देता है? पीला। और वहीं मैग्नीज डाइऑक्साइड कौन सा देता है? बैंगनी। और गोल्ड क्लोराइड कौन सा देता है? लाल रंग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इसका जो उत्तर है और इस प्रश्न का वो है सी यानी कि वोरेक्स जो है वो सोडियम डाइवोरेट नहीं बल्कि क्या है? ट्रेटावोरेट है। यहाँ पर क्या है? ट्रेटावोरेट है। तो ये सोडियम ट्रेटावोरेट है। आगे देखिए। नीचे दिए गए दो कथन नीचे दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण कहा गया। अभिकथन क्या कह रहा है? ए संभवतः प्रतिहार राजा राजपाल की हत्या विद्याधर ने की थी। कारण क्या है? प्रतिहार राजा राजपाल गजनवी के आक्रमणकारी महमूद गजनी का सामना करने के बजाय अपनी राजधानी से भाग गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए। नीचे दिए गए दो कथन जिनमें एक को अभिकथन दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन क्या है? राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोंडा चोला की उपाधि धारण की थी। दूसरा कारण क्या है? 1022 ईस्वी में राजेंद्र प्रथम ने उसी मार्ग पर एक सफल अभियान का नेतृत्व किया जहां से महान विजेता समुद्रगुप्त ने पाल शासक महिपाल प्रथम और पूर्वी चालुक्यों को हराया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ए कथन सही है, आर गलत है। आर क्यों गलत है? यहाँ पर पूर्वी चालुक्यों को नहीं बल्कि पश्चिमी चालुक्यों को यहाँ पर हराया था। आगे देखिए। अगले प्रश्न को। नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो अब इसमें अभिकथन और आर क्या कहते हैं कि पृथ्वीराज के भाई हरिराजा ने गोविंदा को गद्दी से उतारकर निर्वासन में भेज दिया था। कारण आर क्या कहता है? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज के छोटे बेटे गोविंदा को दिल्ली में अपना जागीरदार बनाया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि ए सही है, आर गलत है। क्यों गलत है यार? क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में नहीं, गोविंदा को दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पर अपना जागीरदार बनाया था? अजमेर में। ठीक है, इस तरह से हिस्ट्री में क्वेश्चंस आपसे इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग चोल ग्राम प्रशासन में न्याय के शहरी दरबार के लिए किया गया था या किया जाता था? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी यानी कि धर्मासन। बाकी के शब्दों को भी देख लेते हैं। जैसे कदमई का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? वस्तु के रूप में भूमि राजस्व एकत्र करना। वहीं अंतरयम का प्रयोग ग्रामीण कर को नकदी के रूप में जारी करना। और धर्मासन का मैं आपको बता चुकी हूँ। बाकी देखिए इसका लास्ट है पराई छेरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कृषि श्रमिकों के रिहायशी आवास के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों को कालानुक्रमिक क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। देख लीजिए कैसे कैसे है ये। जैसे राजेंद्र द्वितीय
को पहले, इसके बाद वीर राजेंद्र को द्वितीय, और तीसरे स्थान पर कौन थे? अथिराजेंद्र। फिर आते हैं हमारे चौथे स्थान पर कोलुतुंग प्रथम। ठीक है, आप समझ गए हैं ये क्रम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। गुलाम वंश का शासक बलवन दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन शुरू करवाया था। वहीं दूसरा कथन क्या कह रहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति पेश की थी। तो इस प्रश्न के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों ही कथन हमारे एकदम से करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से, ये देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? अल बरूनी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। दूसरा कथन क्या कह रहा है? अल बरूनी के अनुसार दीनार नामक सोने की मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था। तो सही विकल्प क्या है इसमें से? देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का उत्तर है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर अल बरूनी नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है? इब्न बतूता जो है 1300 कब आया था? 1333 ईस्वी में। वहां यहाँ सेकंड कथन में भी यही है कि अल बरूनी के अनुसार दीनार नामक सोने की मुद्रा का नहीं बल्कि इब्न बतूता के अनुसार दीनार नामक सोने की मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू किया गया था। यहाँ छोटा सा मैं लिख देती हूँ, इब्न बतूता कब कौन सी ईस्वी में आए थे? 1333 ईस्वी में। आगे देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्तरीय अधिकारी न्यायपालिका, कानून और व्यवस्था का प्रमुख हुआ करता था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मुहतासिब। इसके बाद देख लेते हैं, वरीद क्या है? खुफिया एजेंट हुआ करते थे वरीद, और ख्वाजा क्या हुआ करते थे? लेखाधिकार। वहीं कोतवाल शहर की कानून व्यवस्था के प्रमुख हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 3 जो कथन है वो एकदम करेक्ट है। बाकी के 2 ये देख लेते हैं क्यों गलत है। दीवान विजारत को क्या बोलते थे? राजस्व और वित्त विभाग। इसके बाद दीवान ए अर्ज क्या था? सैन्य विभाग था। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला और दूसरा कथन एकदम से करेक्ट है। तीसरा गलत क्यों है? क्योंकि दीवाने को ही फिराज तुगलक ने नहीं बल्कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे शुरू किया गया था। यहाँ पर लिख देती हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। इसमें देखिए, पहला कथन क्या है? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जिसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की कड़ी निंदा की गई थी और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दूसरा कथन है, यह 1919 में अमृतसर में आयोजित किया गया था। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि पहला जो कथन है वो गलत है। वो क्यों गलत है? यहाँ पर अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वंदे मातरम समाचार पत्र जो था वो अरविंदो घोष के द्वारा ही शुरू किया गया था। बाकी की देख लेते हैं गलत क्यों है। उद्योधन पत्रिका को किसने शुरू किया था? स्वामी विवेकानंद ने। वहीं इंडियन ओपिनियन समाचार पत्र को गांधी जी ने और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र को फिरोज शाह मेहता ने शुरू किया था, इन्होंने नहीं। ठीक है, आगे देखिए हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि राजद्रोह की रोकथाम के लिए बैठक अधिनियम 1908 में नहीं बल्कि 1907 में आया था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आइए इनके ईयर्स देख लेते हैं, यानी कि इनके वर्षों को देख लेते हैं, कब कब लाए गए थे ये, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? 1878 में। इसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876 में, और भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में यानी कि 1861 में। मध्य प्रांत काश्तकारी विधेयक 1883 में ये आया था। इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। आइए देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी के देख लेते हैं क्या है। अल्बर्ट मायर, इटावा पायलट प्रोजेक्ट, महात्मा गांधी जी, सेवाग्राम प्रोजेक्ट और फ्रांसिस डी अल्मीड़ा ब्लू वाटर नीति इस वक्त आई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है। अवध के नवाबों का ये कालक्रम है। इसके बाद देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आइए इनके ईयर्स देख लेते हैं, किस सन से किस सन तक इन्होंने यहाँ पर शासन किया था। आइए देखिए, सादत खां का जो है वो 1722 से 39 तक। इसके बाद आते हैं सफदर जंग 1739 से क्या है यहाँ पर 1739 से 54 तक। फिर शुजाउद्दौला 1754 से 1775 तक। इसके बाद आसफ उद्दौला का शासनकाल कब से कब तक का था? 1775 से
1907 ईस्वी तक, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हैं। देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जेम्स मिल के द्वारा नहीं बल्कि ब्रायन डेवी के द्वारा लिखी गई थी। वहीं अ हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर इंडिया जॉन विलियम काय के द्वारा लिखी गई थी, ब्रायन डेवी के द्वारा नहीं बल्कि द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसके द्वारा लिखी गई थी, जेम्स मिल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। एक तरफ शासक और एक तरफ उनके राज्य दिए गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी के देख लेते हैं, शासकों के राज्य कौन कौन से थे, जैसे राणा हम्बीर का था मेवाड़, राणा चुंडा का था मारवाड़ और मलिक सरवर ख्वाजा जहां का था जौनपुर। देखिए आगे अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ऋग्वेद जो है कौशितकी ब्राह्मण। इसके बाद बाकी के देख लेते हैं क्या करेक्ट होंगे, जैसे सामवेद का होगा, पंचविश ब्राह्मण, यजुर्वेद का, तैतरीय ब्राह्मण और अथर्ववेद का, गोपद ब्राह्मण। इसका करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। एक तरफ तीर्थंकर, दूसरी तरफ इनके जो बर्थ प्लेसेस यानी कि जन्म स्थान दिए गए, तो देखते हैं क्या करेक्ट है इसका। ऑप्शन डी, यानी कि सुपार्श्वनाथ का जो जन्म स्थान है वो वाराणसी में है। बाकियों का भी हमें देखना होगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं और आएंगे भी आगे। तो क्या है, विमलनाथ का जन्म स्थान क्या था, इनका जन्म स्थान था कांपिल्यपुर और अनंतनाथ का था अयोध्या। वहीं वासुपूज्य का जन्म स्थान क्या था, चंपापुरी। देखिए अगले प्रश्न को अपनी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है हमें। इसका जो आंसर है 61 का वो है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोनों ही विकल्प हमारे करेक्ट है। आइए विकल्प को एक बार पढ़ लेते हैं। 1843 में गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन के शासनकाल के दौरान सिंध की पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था, सिंध पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया था। वहीं दूसरा कथन कह रहा है 1861 में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल के दौरान सिक्किम पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। इसलिए हमारे दोनों ही कथन करेक्ट है। वहीं ये कह रहा है कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए, डेविड सेटान शिष्टमंडल का गठन डैश में गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में किया गया था, तो इसमें क्या होगा, डेविड सेटान शिष्टमंडल का गठन जो है वो 1809 में गवर्नर जनरल किसके दौरान हुआ था, लॉर्ड मिंटो प्रथम में के शासनकाल में ये हुआ था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक जो है वो करेक्ट है, बाकी के दो गलत क्यों है वो देख लेते हैं। ये देखिए, तत्वबोधिनी सभा जो है वो राधाकांत देव के द्वारा नहीं बल्कि देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा शुरू की गई थी। और धर्म सभा किसके द्वारा की गई थी, ये राधाकांत देव के द्वारा शुरू की गई थी। अब इन सभाओं के हम देखिए साल देख लेते हैं, वर्ष देख लेते हैं कब कब शुरू की गई थी। जैसे आत्मीय सभा 1815 में, वहीं तत्वबोधिनी सभा कब की गई थी 1839 में, यानी कि 1839 में। वहीं धर्म सभा कब की गई थी 1829 में। कंफ्यूज मत होइएगा, अलग अलग ईयर्स है इसमें। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब आया था 1885 में। बाकी के देख लेते हैं ये सभा या सोसाइटीज कब आई थी। जैसे ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में थी, ना कि 46 में। बाकी साइंटिफिक सोसाइटी 1864 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था 1885 में। आगे देखिए इसमें क्या है। अब आपके लिए एक प्रश्न है कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब गठन हुआ था उस वक्त भारत में कौन से गवर्नर थे, तो आपको एक कमेंट बॉक्स में ये आंसर इसका बताना होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन एनी बेसेंट के द्वारा नहीं बल्कि ये किसके द्वारा की गई थी, लेडी सदाशिव, यहां लिख देती हूं आपको आसान होगा, लेडी सदाशिव अय्यर के द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी और बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों देखिए। सूरत की संधि कब हुई थी 1775 में, और इसके बाद पुरंदर की संधि कब हुई थी 1776 में, और सालवाई की संधि कब हुई थी 1782 में। अब जिसने ये टॉपिक पढ़ा होगा वो समझ गए होंगे ये किस समय के दौरान की बात कर रहा है, किस समय ये सारी संधियां हुई थी। तो ये सारी संधियां प्रथम मराठा युद्ध के दौरान हुई थी, और प्रथम मराठा युद्ध कब से कब तक का था, कब से कब तक हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी तक ये हुआ था, है ना। तो उसी के दौरान ये सारी संधियां की गई थी। ऐसे ही आप रिवाइज करते रहेंगे ना, क्योंकि पिछले टेस्ट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे थे मैंने, तो आप टेस्ट सीरीज को लगाते रहेंगे कंटिन्यू, तो आप इसका रिवीजन होता रहेगा। निम्नलिखित में से किस वायसराय के शासनकाल के दौरान लोक सेवाओं को शाही, प्रांतीय और अधीनस्थ सेवाओं में वर्गीकृत किया गया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड लैंसडाउन के समय पर
ये जो अधीनस्थ सेवा है इनमें वर्गीकृत किया गया था इनके शासनकाल में। अब देख लेते हैं लॉर्ड लैंसडाउन का जो शासनकाल था वो कब से कब तक का था। 1888 से 1894 तक का इनका शासनकाल रहा है। देखिए अगले प्रश्न को। 1938 में कांग्रेस के 91वें अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। तो ये जो उपरोक्त वाक्य दिया गया ना स्टेटमेंट, वो निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड लिनलिथगो से ये संबंधित है। अभी देखते हैं इनका कार्यकाल कब से कब तक का था। 1936 से 1944 तक इनका ये कार्यकाल रहा था। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड वेवेल। सी, राजगोपालाचारी का सीआर फॉर्मूला इस समय पर आया था। बाकी के देख लेते हैं ये जो घटनाएं हुई हैं, ये जो प्रस्ताव आयोग का किसके शासनकाल में थे। जैसे चौरी चौरा घटना किसके समय पर हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के। वहीं जलियांवाला नरसंहार लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पर, और मुस्लिम लीग द्वारा लाहौर प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो के समय पर आया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि मार्टिन्यू की जो अगस्त घोषणा है वो 1916 में नहीं 1917 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। एक तरफ जैन ग्रंथ दिए गए, दूसरी तरफ इनके रचनाकार यानी कि इनके कंपोजर्स दिए गए हैं। बाकी देखिए इसमें क्या सही होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। बाकी के इसके देख लेते हैं कौन कौन से गलत है। जैसे कल्पसूत्र के रचनाकार कौन थे, भद्रवाहु। वहीं स्यादवाद मंजरी के कौन थे, मल्लीसेन। और द्रव्य संग्रह के कौन थे, नेमीचंद्र। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी के देख लेते हैं गलत क्यों है। जैसे सोमदेव, ललित विग्रहराज, जयचंद्र, रंभा मंजरी, और वहीं यशोवर्मन रामाव्युदय है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। एक तरफ प्रमुख स्थल और दूसरी तरफ उनके उत्खनन कर्ता दिए गए हैं। तो देखिए इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा। ये देखिए ये प्रश्न जो है ना वो मिस टाइप हुआ है, इसमें कुछ गलती हुई है। तो यहाँ पर गलत विकल्प या सही विकल्प नहीं है, क्योंकि इसमें नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दिए गए कि उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक या दो या 2 या 3 इस प्रकार से। तो ये चारों ही जो है वो करेक्ट है। तो इसका सीधे सीधे आप नोट्स बना सकते हैं। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से किसने वातापी नगर की स्थापना की थी, और निम्नलिखित में से किसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए कैसे, इसमें पुलकेशिन प्रथम ने वातापी नगर की स्थापना की थी, जबकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, उदयन ने। आइए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। बाकी के देख लेते हैं गलत क्यों है। जैसे कालीवंगन कहां पर है, राजस्थान हनुमागढ़ जिले में। और वहीं मोहनजोदड़ो कहां पर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत लरकाना जिले में है। वहीं लोथल कहां पर है, ये गुजरात अहमदाबाद जिले में है। और इस हिसाब से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देखिए अगले प्रश्न को, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। बाकी के देख लेते हैं उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए। जैसे अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता दूसरा दिया गया है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 में क्या दिया गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये तीनों ही कथन जो हमारे अनुच्छेद है वो एकदम करेक्ट है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसके अंतर्गत कौन सा प्रावधान दिया गया, ऑप्शन इसका करेक्ट है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। बाकी के देख लेते हैं किस आर्टिकल के अंतर्गत क्या आता है। जैसे राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, आर्टिकल 176। इसके बाद उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का होना किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 215। वहीं संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि उत्तराखंड नहीं है। देख लेते हैं कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद के और सदस्य कौन कौन से हैं। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के भाग 12 की निम्नलिखित में से किस अध्याय में संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि अध्याय 4 में इसके प्रावधान दिए गए हैं। बाकी के अध्याय में क्या लिखा है, अध्याय 1 में वित्त, अध्याय 2 में ऋण लेना और अध्याय 3 में संपत्ति, संविदाएं, अधिकार, दायित्व, बाधाएं इसमें दी गई हैं। हरे कागज को निम्नलिखित में से किन किरणों के सामने रखने से हरा कागज अपना रंग नहीं बदलता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि नीली किरणों में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी की देख लेते हैं कि इसमें जो है कि किन किन माध्यम से कितनी इसमें मीटर प्रति सेकंड इसमें न्यूनतम गति इसमें होती है। देखिए जैसे वायु की 332, इसके बाद एल्कोहल 1213 और हाइड्रोजन कितना है 1269 और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना था न्यूनतम है, ये कितना है 260।
ये 260 ये जो आंकड़े दिए गए वो मीटर प्रति सेकंड में है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे प्रतिक्रियाशील अधातु सीजियम नहीं बल्कि क्या है, फ्लोरीन है। देखिए साइंस में किस तरह से क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, इनको आपको बार बार रिवाइज और उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको ये याद हो पाएंगी चीजें। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है हमें। स्टेटमेंट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधान पालिका की स्थापना की गई थी। दूसरा कथन क्या कह रहा है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत सरकार अधिनियम 1947 से प्रेरित है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन ठीक है, जबकि दूसरा कथन गलत क्यों है? इसलिए गलत है क्योंकि 1947 से नहीं बल्कि 1935 से ये प्रेरित हुई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। कथन एक पढ़िए क्या है, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना का प्रावधान भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया। वहीं दूसरा कथन कह रहा है, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा पेश किया गया था। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि केवल एक कथन करेक्ट है एकदम से, दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 नहीं बल्कि 1935 के द्वारा पेश किया गया था। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार वर्मा को भारत से कब अलग किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि क्या कह रहे हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख जो है वो नहीं किया गया था। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार वर्मा को भारत से 1937 में अलग कर लिया गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। भारत की संविधान सभा के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। दूसरा कथन कह रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही विकल्प जो है हमारे एकदम करेक्ट हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किन पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि आयरिश संविधान, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। करेक्ट देखिए क्या होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है वो आयरिश संविधान से नहीं बल्कि अमेरिकी संविधान से ली गई। बाकी के ऑप्शंस आपके एकदम करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। पहला कथन पढ़िए, अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। अनुच्छेद दूसरा क्या कह रहा है, 248 के अनुसार संसद को किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति दी गई है जिसका उल्लेख समवर्ती सूची या राज्य सूची में नहीं किया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, दोनों ही कथन हमारे एकदम से करेक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के पीठासीन उपाध्यक्ष संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि लोकसभा का पीठासीन उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा का सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि पहला दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा गलत क्यों है? यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर सभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है, फिर कौन करता है? उपसभापति करता है। समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की दूसरी संयुक्त बैठक कब आयोजित की गई थी और निम्नलिखित में से किस विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा की दूसरी संयुक्त बैठक की गई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि दूसरी संयुक्त बैठक लोकसभा राज्यसभा की कब की गई थी? 1978 में। और किस विधेयक में लोकसभा और राज्यसभा की दूसरी संयुक्त बैठक की गई थी? किस विधेयक पर? बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पर शपथ नहीं लेता है क्योंकि वह पहले ही लोकसभा सदस्य के तौर पर पद की शपथ ले चुका होता है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के बाद सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है जो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए। वो क्यों? केवल एक कथन पूरी तरह से सही है, दूसरा गलत क्यों है? यहाँ पर क्या कह रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के बाद, बल्कि यहाँ पर क्या है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव के यहाँ पर पहले सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्य को आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना। एक तरफ आपके राज्य, एक तरफ उसके पवित्र उपवन दिए गए हैं। देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गोवा इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी। देख लेते हैं बाकी के क्या है। ओडिशा का पवित्र उपवन क्या है? ठाकुरम्मा। तमिलनाडु का क्या है? स्वामी शोला। इसके बाद झारखंड का क्या है? सरना।
आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस पारितंत्र की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम होती है? इसमें ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ज्वारनद मुख की होती है। क्यों होती है? क्योंकि ज्वारनद मुख इसमें 1500 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। बाकी के देख लेते क्या है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में 2200 होते हैं। इसके बाद दलदल 2000 और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन 1600 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। प्रमुख घास के मैदानों से ये संबंधित दिए गए हैं। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि कैंपोज जो है वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। बाकी के अपने देख लेते हैं किस मंत्रालय के अंतर्गत कौन आता है, जैसे राष्ट्रीय सौर मिशन, नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत। वहीं राष्ट्रीय जल मिशन किसके अंतर्गत आता है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए मंत्रालय से इसी तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमेशा पढ़ते जाइएगा, लिखते जाइएगा और रिवाइज करते जाइएगा। निम्नलिखित में से किस जानवर की श्रवण सीमा सबसे कम होती है हर्ट्ज में? तो सबसे कम किसकी श्रवण सीमा होती है? हाथी की। अब देख लेते हैं बाकियों की कितनी होती है। एक आंकड़ा भी होगा इसका किससे कितनी होती है। जैसे हाथी की होती है 14 से 1200 हर्ट्ज, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, बिल्ली की कितनी है? 48 से 75,000 हर्ट्ज होती है। चूहे की कितनी होती है? 1000 से 70,000 हर्ट्ज होती है। फिर डॉल्फिन की क्या है? 75 से 1.5 लाख, कितनी है? 1.5 लाख हर्ट्ज होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का हमें चयन करना है। इसमें जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दिए हुए सभी कथन हमारे एकदम से करेक्ट हैं। प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। इस प्रकार से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि पहला, और जो दूसरा कथन है वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखिए गलत क्यों है कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय नीदरलैंड में ना होकर ये कहां पर है? ये कैम्ब्रिज में है, जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जन श्री बीमा योजना शुरू होने से पहले ही लागू किया गया था? तो इस हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम जो है वो 1999 में शुरू किया गया था। क्यों? अब ये जानना जरूरी कि जन श्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तभी तो आप पता कर पाएंगे कि कौन सी इससे पहले शुरू हुई थी। तो जन श्री बीमा योजना जो है वो सन 2000 में शुरू की गई थी, ठीक है। और इससे पहले विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम आया। अब देख लेते हैं बाकी किस किस डेट में हुए ये अधिनियम। जैसे कि प्रतिभूति कानून अधिनियम आपका आया था 2014 में, सरकारी प्रतिभूति अधिनियम 2006 में, और वहीं धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 में आया था। और इस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर आपको बताया था ऑप्शन डी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है और इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो वित्त मंत्रालय नहीं बल्कि किसने जारी की थी? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये योजना को लाया गया था, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये पूछे जाते रहे क्वेश्चन है, काफी मतलब ट्रेंडिंग क्वेश्चन इनको हम कह सकते हैं, इसलिए मंत्रालय वगैरह योजना को अच्छे से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2021 में शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को 1 अप्रैल और 2021 में इसको शुरू किया गया था। अब बाकी के देख लेते हैं कि किन किन योजना को कब कब शुरू किया गया। तो आयुष्मान सहकार योजना को 19 अक्टूबर 2020 में, और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 26 फरवरी 2020 को शुरू किया गया था। और वहीं प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना को 1 जून और 2020 को ही शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और तकनीकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करके आर्थिक उदारीकरण करना था? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। अब देख लेते हैं ये पंचवर्षीय जो योजना थी अपनी छठी, वो कब से कब तक है? 1980 से 1985। पंचवर्षीय योजनाओं की डेट्स और उनके उद्देश्य को जरूर पढ़ते चलिएगा अच्छे से। नीचे दिए गए वाक्य से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। देखिए क्या कह रहा है ये वाक्य। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एक पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। अब ये देखते हैं किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये स्टेटमेंट बोला गया था। क्या था ये? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? ऑप्शन ए यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। और ये पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1997 से 2002 तक ये पंचवर्षीय योजना थी,
ठीक है। अब आप देखिए ये जो हमें 3 पंचवर्षीय योजनाएं दी गई है ना, 10वीं, 11वीं और 12वीं। अब आपका ये काम है कि आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इन योजनाओं की डेट्स क्या थी, यानी कि किस किस वर्ष में ये योजनाएं आई थी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लिखा नहीं है कि एक तरफ ये जिला दिया गया है और एक तरफ इनके उत्पाद दिए गए हैं। तो देखिए आप समझाएंगे आप इसका करेक्ट आंसर, यानी कि पूछ रहा है ये जो गलत विकल्प हमें चूज करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि जो कास्ट शिल्प है, ये जो महोबा और कास्ट शिल्प लिखा है उसमें क्या होगा? महोबा कास्ट शिल्प नहीं बल्कि गौरा पत्थर शिल्प यहाँ पर उत्पाद होता है। ठीक है, गौरा पत्थर शिल्प। बाकी के ऑप्शंस एकदम करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन क्या कह रहा है? इटावा को सितार और सुरबहार संगीत के इमदादखानी घराने के लिए जाना जाता है। दूसरा कथन कहता है भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना 1975 में की गई थी। और इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही विकल्प हमारे एकदम से करेक्ट है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। 1 जनवरी 2008 से उत्तर प्रदेश राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू किया गया है। कौन सा कर लागू किया गया है? वैल्यू एडेड टैक्स की बात कर रहा है। जबकि दूसरा क्या कह रहा है? सबसे अधिक कृषि श्रम उत्पादकता पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 कथन जो है वो गलत है। अब देख लेते हैं ये गलत क्यों है। क्योंकि देखिए यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है कि सबसे अधिक कृषि श्रम उत्पादकता पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ऊपर का कथन ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में अवस्थित है। वहीं दूसरा कथन कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय प्रयागराज में अवस्थित है। तीसरा, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। इसमें से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर है, यानी कि केवल 2 जो कथन है ये वाला वो गलत है। वो गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रयागराज में नहीं इस संग्रहालय को बनाया गया था बल्कि ये भी लखनऊ में ही अवस्थित है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। पहला कथन है 18 जून 2001 को उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना को शुरू किया गया था। दूसरा कथन है वर्ष 1989 में उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। तीसरा कथन है देश का पहला पुलिस संग्रहालय उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तीनों ही कथन एकदम से करेक्ट है। आगे बढ़िए, 111वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। इसमें से गलत विकल्प कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है वो झांसी में ना होके कहां पर है? ये हमारी गोरखपुर में है। ठीक है, बाकी के उपयुक्त जितने भी कथन है वो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी 2 प्रमुख नाट्य संस्थाएं वाराणसी में स्थित हैं? तो कौन कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अभिनय ज्योति और श्री नत्यम जो है वो वाराणसी में संस्थाएं अवस्थित हैं। बाकी की देखिए कहाँ है, जैसे नेहरू बाल भवन कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है, स्वास्तिक कहाँ पर है? मथुरा में। रूपांतर कहाँ पर है? गोरखपुर में। बाकी के आपने देख ही लिए करेक्ट इसमें क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि मेरठ, शामली और बागपत इसमें आते हैं। देखिए इसके साथ साथ एनसीआर में और भी जिले तो आते होंगे ना, तो कौन कौन से हैं? मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली इसमें आते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यूपी का कौन सा जिला सबसे बाद में एनसीआर में जुड़ा था। ठीक है, कौन सा जिला यूपी का सबसे बाद में एनसीआर में जुड़ा था? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं बिहार राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। वहीं बिहार राज्य निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। देखिए निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के संदर्भ में ये कथन दिए गए हैं। राज्य उच्च शिक्षा परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत वर्ष 1995 में की गई थी। दूसरा कथन क्या कह रहा है? राज्य उच्च शिक्षा परिषद को उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम 1996 द्वारा लागू किया गया था। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन जो है वो ठीक है, जबकि दूसरा कथन ठीक क्यों नहीं है? देखिए यहाँ पर 1996 में नहीं बल्कि 1995 द्वारा इसको लागू किया गया था। अपने अगले प्रश्न को देखिए स्क्रीन पर। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अटल पेंशन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र का कौन सा स्थान है? तो महाराष्ट्र का इसमें चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी देख लेते हैं, और भी टॉप 3 या टॉप 4 होंगे इसमें स्टेट जिनके ये खाते खोले गए होंगे। वहां पर यूपी में कितने खाते खोले गए हैं? 51.9 लाख में है ये। ठीक है, इसके बाद बिहार आता है अपना, फिर है बिहार में कितने? 32.7। इसके बाद है पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल में 27.6। फिर आता है महाराष्ट्र का आपने देख लिया, तो महाराष्ट्र का कितना है यहाँ पर? 26.8। इसके बाद आता है तमिलनाडु में कितने खुले हैं? 25.5। आगे बढ़ते हैं,
आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार धारकों का हमें चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि चीन, जापान और चौथा कौन सा कह रहा है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार शीर्ष 3 निर्यात गंतव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि बांग्लादेश नहीं आता है। बाकी की जो ये 3 देश दिए गए हैं वो इसके अंतर्गत, मतलब कि शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न को अपने। नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार सौर विद्युत की स्थापित क्षमता के मामले में तीसरे सबसे बड़े राज्य का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि गुजरात। आगे देखिए, नवीनतम ऊर्जा सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के दूसरे और चौथे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ताओं के नाम बताने हैं। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। ये तो 2 हो गए, यानी पूछ रहे ना दूसरा और चौथा कौन सा है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत की बात करें, जबकि पहला कौन सा है इसमें, फर्स्ट है चाइना। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट चाइना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसका आंसर होगा 121 का ऑप्शन ए, यानी कि भारत का सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश ना होकर क्या है, गुजरात है। बाकी के ऑप्शंस जो दिए गए वो एकदम करेक्ट हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि उपयुक्त दोनों ही कथन हमारे एकदम करेक्ट होंगे। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने डेविस कप 2021 खिताब जीता है और हाल ही में निम्नलिखित में से किसने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 को जीता है? देख लेते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि डेनियल मेदवेदेव ने जो है वो डेविस कप 2021 का खिताब जीता है। वहीं सौरभ घोषाल ने स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक जो सुरक्षा सूचकांक 2021 है, इसके अनुसार सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यानी कि भारत को 66 यानी कि 66वीं रैंक इसमें प्राप्त हुई है। अब आप ये बताइए कि वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक जो है, सुरक्षा सूचकांक 2021, वो किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको कौन जारी करता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मृदुला रमेश ने वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट नामक एक नई पुस्तक लिखी है। वह निम्नलिखित में से किस संस्था की संस्थापक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि सुंदरम क्लाइमेट इंस्टीट्यूट की। आगे देखिए, हाल ही में गॉथिक उपन्यास की लेखिका एनी राइस का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित है और मध्य प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से किस शहर में देश का पहला ड्रोन मेला आयोजित किया है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ये जो गॉथिक उपन्यास जिनको मिला था वो अमेरिका से थी और एमपी के किस शहर में पहला ड्रोन मेला इन्होंने शुरू किया था? ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है? पैरा बैडमिंटन अकादमी को भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्र कोच डैश ने लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है इसको? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि ये लखनऊ और गौरव खन्ना ने इसको क्या कह रहा है, पहला क्या कह रहा था, उत्तर प्रदेश के किस शहर में? तो लखनऊ में। और फिर क्या है कि राष्ट्रीय कोच का नाम क्या है इसमें? गौरव खन्ना। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा दिसंबर 2021 में राज्य में 8 नहीं 50 बेड के एकीकृत आयुष अस्पतालों का उद्घाटन किया है और निम्नलिखित में से कौन से 8 शहरों में से एक नहीं है इसमें? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि गोरखपुर इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के डैश जिले में डैश करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गोंडा जिले में इन्होंने 450 करोड़ रुपए की लागत से बने एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट की आधारशिला रखी है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस मंत्री यानी कि किस केंद्रीय मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अमित शाह ने। और कब हुआ इसका शिलान्यास? 2 दिसंबर 2021 में। आगे देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 जनवरी 2022 को महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए किन 2 देशों के बीच समझौता ज्ञापन पर मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि भारत और नेपाल। आगे बढ़िए, हाल ही में भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर अनुपम रे को डैश स्थित निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं आयशा मलिक को डैश सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में चुना गया है। और इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुपम रे को जिनेवा स्थित निरस्त्रीकरण क्या है? जिनेवा, फिर से लिख देती हूँ इसको, जिनेवा स्थित। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या कह रहा है कि आयशा मलिक को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज के रूप में इनको चुना गया है। आइए देखिए अपने अगले प्रश्न को।
हाल ही में अभिनेत्री हर्षाली मल्होत्रा को महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। वहीं वैश्विक फार्मास्यूटिकल दिग्गज इंक के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोर्ला को यहूदी नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोश्यारी द्वारा 12वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। और क्या कह रहे हैं कि मुख्य कार्यकारी अल्बर्ट बोर्ला को यहूदी नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो ये दिग्गज क्या कह रहे हैं यहाँ पर, फाइजर इंक के अध्यक्ष हैं ये, ठीक है। फाइजर इंक के अध्यक्ष को इसके अल्बर्ट बोर्ला को यहूदी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। स्टेटमेंट देखिए क्या दिए गए हैं। द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बुक इज रिटन बाय तुहिन सिन्हा और अंकिता वर्मा। सेकेंड इसमें स्टेटमेंट क्या है, दिस ईयर्स थीम ऑफ नेशनल वोटर्स डे वॉज मेकिंग इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटरी। क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस वर्ष का मुख्य थीम क्या थी, मुख्य विषय क्या था, चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना था। तो इसमें से इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं, दोनों ही कथन करेक्ट है। अब आप बताइए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये कब मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से सही विकल्प का हमें चयन करना है। पहला कथन है, अटलांटिक महासागर संधि संगठन के सदस्य देशों द्वारा 24 जनवरी 2022 से भूमध्य सागर में समुद्री अभ्यास यानी कि नेपच्यून स्ट्राइक जो है 22 आयोजित किया गया है। दूसरा क्या कह रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स ओडिशा के गगनयान कार्यक्रम के लिए क्रायोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि विकल्प ए एकदम करेक्ट है। दूसरा गलत क्यों है, यहाँ पर ओडिशा में नहीं, ओडिशा से नहीं बल्कि तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तमिलनाडु। अगले प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है और इस प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से दोनों ही कथन जो दिए वो दोनों गलत है। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं, जानते हैं वो गलत क्यों है। देखिए, हाल ही में चिरू 2022 नामक नौसैनिक अभ्यास ओमान की खाड़ी में चीन, रूस और भारत नहीं बल्कि यहाँ पर क्या है, ईरान द्वारा इसको इन तीनों के देशों के द्वारा आयोजित किया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कही जाने वाली प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सपकाल का हाल ही में निधन हो गया। तो यहाँ पर मदर टेरेसा कही जाने वाली जो ये वो सेलिब्रिटी है या पर्सनालिटी है वो मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि कहाँ की थी, ये महाराष्ट्र की। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही स्टेटमेंट में छोटी छोटी चीजों को चेंज करके पूरा स्टेटमेंट बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किन दो देशों ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर रोड मैप के लिए द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करिए। शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, हाल ही में नॉर्वे की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरो को 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहला कथन एकदम से करेक्ट है। दूसरा गलत क्यों कह रहा है, जांच लेते हैं। यहाँ पर हाल ही में नॉर्वे की नहीं बल्कि किसकी बात कर रहा है, फिनलैंड की। ठीक है, अब हम स्टेटमेंट को देखते हैं थोड़ा सा। हाल ही में फिनलैंड की आइस हॉकी खिलाड़ी एम्मा टेरो को 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में इनको चयनित किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। आइए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा न्यूजीलैंड के क्रिकेटर डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरा कथन कह रहा है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार रणवीर सिंह को दिया गया है। इसमें से इसका आंसर ढूंढना है हमें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि दोनों ही कथन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। लेखक जे साई दीपक द्वारा हाल ही में पुस्तक अटल बिहारी वाजपेयी लिखी गई है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, हाल ही में पत्रकार सागरिका घोष द्वारा इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियलिटी सिविलाइजेशन और कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी गई है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2, यानी कि दोनों ही जो है वो गलत है। देखते हैं क्यों। ये जो लेखक जे साई दीपक का नाम दिया गया है ना, इसमें ये नहीं है बल्कि यहाँ पर कौन है, सागरिका घोष। यहाँ पर कौन है, सागरिका घोष। ठीक है, हाल ही में जो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक लिखी, किसने लिखी, सागरिका घोष जी ने। आगे देखिए दूसरे स्टेटमेंट में क्या गलती है, यहाँ पर देखिए पलट दिए नाम इसमें। हाल ही में पत्रकार सागरिका घोष नहीं बल्कि यहाँ पर किसका नाम है, जे साई दीपक का, जे साई दीपक। आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस 11 फरवरी 2022 को नहीं मनाया जाता है। तो कौन सा दिवस है जो 11 फरवरी 2022 को नहीं मनाया जाता है, वो है ऑप्शन बी, यानी कि विश्व रेडियो दिवस जो है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। यानी कि बाकी के जो ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो 11 फरवरी को ही मनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए सैन्य रण क्षेत्रम हैकथॉन से संबंधित सही विकल्प का चयन कीजिए। देखिए क्या है इसमें,
यह हैकथॉन भारतीय सेना ने अपनी तरह का पहला हैकथॉन आयोजित किया था। वहीं दूसरा कथन क्या कह रहा है, इस हैकथॉन का आयोजन मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जबलपुर में किया गया था। अब हमें देखना है सही विकल्प कौन सा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक इसका करेक्ट आंसर है। यानी कि दूसरा कथन गलत क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जबलपुर में नहीं किया गया था बल्कि महू में किया गया था। देखिए कितना छोटा सा इन्होंने एक वर्ड चेंज करके, मतलब इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, देखिए इसी तरह से छोटा सा वर्ड चेंज करके पूरा हमारा क्वेश्चन ही बदल दिया और हम इसी में थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं और आंसर हमारा गलत हो जाता है। तो ध्यान रखते चलिएगा। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। HIV वायरस की खोज के लिए 2009 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले फ्रांसीसी शोधकर्ता ल्यूक मॉन्टेग्रियर का हाल ही में निधन हो गया है। लोकप्रिय अभिनेता प्रवीण कुमार सोवती का हाल ही में निधन हो गया है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि केवल 2 जो है वो एकदम करेक्ट है। यानी कि पहला गलत है। पहला गलत क्यों है, देखिए कि यहाँ पर 2009 में नहीं बल्कि इनको 2008 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। हाल ही में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति AK सीकरी को चारधाम परियोजना की उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन क्या कह रहा है, हाल ही में अश्नीर ग्रोवर ने गूगल पे बोर्ड के MD और निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, यानी कि केवल जो एक है वो करेक्ट है। दूसरा गलत क्यों है, क्योंकि अश्नीर ग्रोवर जो थे वहां वो गूगल पे बोर्ड के नहीं बल्कि भारत पे के MD थे। ठीक है, भारत पे के MD थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 21 की रिपोर्ट के अनुसार सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 145 का हमारा ऑप्शन सी, यानी कि छत्तीसगढ़ की 5% महिलाओं में शराब की लत है। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी मुख्य फसलों के उत्पाद के दूसरे अग्रिम अनुमान वर्ष 2021-22 के अनुसार देश में डैश मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि 316.06 मिलियन टन इसमें रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पन्न हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हुरुन इंडिया द्वारा जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 से संबंधित गलत विकल्प का हमें चयन करना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि 8वां स्थान जो है मुकेश अंबानी, ये गलत है। मुकेश अंबानी को इसमें 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आइए आगे अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और कनाडा के बीच व्यापार एवं निवेश पर मंत्री स्तरीय वार्ता 10 से 13 मार्च 2022 के मध्य कहां आयोजित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कतर टोटल एनर्जीज 2022 में इगा स्वाइटेक ने महिला एकल का खिताब जीता है। वह किस देश से संबंधित है और हाल ही में किसने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे देखिए। महिला एट वर्क, यहाँ पर क्या है, महिला यानी कि वुमेन एट वर्क कार्यक्रम से संबंधित सही विकल्प का हमें चयन करना है। कथन देख लेते हैं। ये कार्यक्रम कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये कार्यक्रम आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो देखते हैं इसमें से सही विकल्प क्या है। ऑप्शन सी जो है वो दोनों ही विकल्प कह रहा है सही है। तो इस प्रकार से इसके दोनों ही कथन करेक्ट है। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपसे जितने भी प्रश्न पूछे गए उसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें और आगे भी इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।